में हम प्रकाश के परावर्तन का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से क्या होते हैं? तो सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज हमेशा समांतर प्रकाश पुंज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो 1 नंबर भी सही आंसर होगा और 2 नंबर भी आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किरणों के समूह को किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होगा वो +1 होगा। ठीक है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो +1 आवर्धन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण और समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, अवतल दर्पण से भी आभासी प्रतिबिंब मिलेगा, उत्तल दर्पण से भी आभासी प्रतिबिंब मिलेगा और समतल दर्पण से भी आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, डी है ना। तो अब आभासी प्रतिबिंब तीनों प्रकार के दर्पण से प्राप्त हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के परिकिरणन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग जो नीला है वह प्रकाश के प्रकिरणन के कारण होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारा में पतला होता है। तो कह सकते हैं कि बीच की है ना, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो सी नंबर आंसर, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन V/U होता है। ऑप्शन नंबर डी, V/U जो है ये हमारा अवतल लेंस का आवर्धन हो जाएगा, है ना। प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या के आधा होता है ना। तो यह कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है R जो है वह फोकस दूरी के दुगना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का दुगना हो जाएगा। 9 नंबर का 1 नंबर आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो 1 मीटर प्लस में है, तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में 1 डायोप्टर होगा। ऑप्शन नंबर बी, 1 डायोप्टर। ठीक है, माइनस में रहता तो माइनस होता। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किस स्थिति पर बनता है? जब
वस्तु को, जब वस्तु स्थित होती है, कहाँ स्थित रहती है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में, है ना। जब ध्रुव मतलब दर्पण, जब वस्तु दर्पण और उसके फोकस के बीच में होती है, फोकस दूरी, है ना, फोकस और दर्पण के बीच में, दर्पण मतलब ध्रुव के बीच में जब रहेगा, जैसे कि ये मेरा दर्पण हो गया, ये हमारा फोकस बिंदु हो गया और ये हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया। तो अगर जो हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, है ना, ये फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखेंगे, तो प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, तो वह दर्पण क्या होगा, वो दर्पण उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी मतलब सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है और छोटा होता है, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक, सीधा और छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, काल्पनिक, सीधा एवं छोटा होगा। ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा और छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पानी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए करते हैं, कांच का भी करते हैं, पीतल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेंस बनाने के लिए पीतल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्लस में है, तो ना प्लस ये बताता है कि दर्पण उत्तल दर्पण है, ठीक है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो उत्तल दर्पण होगा, है ना। अगर माइनस रहता तो अवतल दर्पण होगा, लेकिन यहाँ पर फोकस दूरी जो है प्लस में है, तो दर्पण कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा, ठीक है, उत्तल दर्पण। अब हम देखते हैं 18 नंबर। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन हमेशा 1 से छोटा होता है। तो 1 से छोटा कौन है, 1 तो नहीं होगा, अनंत भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो 1 से छोटा 1/2 ये हो सकता है और यही होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान 1/2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, है ना। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बना पाया गया। तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, हाँ अवतल दर्पण तो दिया हुआ भी है। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस दूरी के बीच, मतलब डी नंबर, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच रहेगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रहेगा तो दर्पण का प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में 10 सेंटीमीटर होगा, है ना। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी, अगर वस्तु दूरी क्या होना चाहिए, वस्तु दूरी जो है
आभासी करना पड़ेगा। जब तक आभासी नहीं करेंगे तब तक धनात्मक नहीं होगा, क्योंकि प्रतिबिंब को पीछे बनना पड़ेगा। पीछे बनेगा तब जा कर के वो क्या होगा, धनात्मक बनेगा। तो पीछे तभी बनेगा, दर्पण के पीछे तभी प्रतिबिंब बनेगा, है ना। पीछे प्रतिबिंब बनेगा तभी धनात्मक होगा, क्योंकि वास्तविक बनता है तो ऋणात्मक हो जाता है आवर्धन ऋणात्मक हो जाता है। वास्तविक बनता है, और वास्तविक कब बनता है, जब दर्पण के सामने रहेगा, इधर दर्पण की तरफ ही रहेगा। तो दर्पण की तरफ नहीं बनाना, बल्कि पीछे में प्रतिबिंब बनाना है। और पीछे तभी बनेगा जब वस्तु दूरी क्या होगा, फोकस दूरी से कम रहे। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 सेंटीमीटर से उससे कम के बीच में रखेंगे वस्तु को, तभी ये प्रतिबिंब पीछे बनेगा, मतलब आभासी बनेगा, और आवर्धन धनात्मक हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। आंसर नंबर सी होगा। 10 सेंटीमीटर से कम रखेंगे वस्तु दूरी को, तो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। और आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा तो फार्मूला लगा करके हम उसे -v/u करके आवर्धन धनात्मक कर लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर से कम पर रखना होगा। सी नंबर आंसर दिया हुआ भी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फोकस से ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण में, फोकस से ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण में आवर्धन क्या होगा। जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे आवर्धन बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे आवर्धन बढ़ता जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और जैसे जैसे ध्रुव से दूर जाएंगे अपनी तरफ, तो मतलब वस्तु को रखेंगे तो आवर्धन घटता जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्या कहता है। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति किस तरफ है, दर्पण की ओर, मतलब ध्रुव की ओर। फोकस से ध्रुव की ओर, ऑप्शन नंबर बी। चींटी कहाँ जा रहा है, फोकस से ध्रुव की ओर, तभी उसका प्रतिबिंब जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिबिंब बढ़ेगा तो आवर्धन भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, जब ऋणात्मक रहता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा। जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर, वास्तविक और उल्टा, है ना। वास्तविक और उल्टा होगा क्योंकि आवर्धन ऋणात्मक है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, मतलब कम प्रकाश वाला बनेगा। छाया उतना अच्छा से दिखेगा नहीं, लेकिन प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा, है ना। कम तीव्र वाला, कम छाया वाला प्रकाश प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है, तो वास्तव में वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। 1 से ज़्यादा अपवर्तनांक है, मतलब उसमें प्रकाश की गति जो है कम हो जाएगा। किसी भी माध्यम में अगर जो अपवर्तनांक 1 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, प्रकाश की गति कम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति वायु में ही होता है। निर्वात को छोड़ दीजिए, निर्वात अपवाद है। सबसे ज़्यादा गति प्रकाश का वायु में ही होता है। और वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होगा, हमेशा 1 से अधिक ही होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि वायु में जो गति होता है उससे कम ही गति होगा। जब कम गति रहेगा तो अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा गति होगा तो अपवर्तनांक कम हो जाएगा।
इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, हमेशा एक से अधिक अपवर्तनांक होता है। किसी भी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक एक से अधिक ही होता है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, है ना। तो इसमें तो याद रखना पड़ेगा कि स्पीड किसका है, किसमें है, उसके अनुसार पर। तो पानी का जो है, पानी का अपवर्तनांक क्या है, कम होगा, क्योंकि पानी में स्पीड जो है, प्रकाश की किरण का गति जो पानी में है थोड़ा ज़्यादा रहेगा इन सभी पदार्थ के माध्यम से। तारपीन का तेल, बेंजीन, केरोसिन, ये सभी में प्रकाश की गति थोड़ा क्या होगा, कम होगा, लेकिन पानी में थोड़ा गति ज़्यादा होगा। जब पानी में गति ज़्यादा होगा तो अपवर्तनांक कम होगा, ठीक है। जो अपवर्तनांक होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। अपवर्तनांक होता है व्युत्क्रमानुपाती किसके, स्पीड के। अब हम क्वेश्चन नंबर हम अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को हम देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है। एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है, एकदम लंबवत। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम से चला जाएगा। तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। आंसर नंबर 0 डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 28, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, आभासी होता है और छोटा होता है। तीनों बात सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सीधा होता है, छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है अवतल लेंस में, और आभासी प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस क्या होगा? वायु में अभिसारी लेंस होगा उत्तल लेंस, कांच का उत्तल लेंस। कांच का उत्तल लेंस वायु में क्या हो जाएगा? अभिसारी लेंस हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। वायु में जो है कांच का उत्तल लेंस अभिसारी लेंस हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता को डायोप्टर कहते हैं, ठीक है, डायोप्टर कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं, डायोप्टर उसी को कहते हैं, लेंस की क्षमता। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है तो ध्रुव से। जितना भी दूरी नापी जाती है वह सभी ध्रुव से नापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के क्या कारण है? तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का एक ही कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण कम गहरा दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि इस तरह से दर्पण रहेगा तो इसका फोकस इधर होगा बाएं तरफ, ठीक है, तो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर 1, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में कौन सा संबंध है? तो हम जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या r होता है
वह फोकस दूरी के दुगना होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। आर बराबर 2f, आर बराबर 2f ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ 3 प्रकार के। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिस माध्यम से प्रकाश जाता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज होता है पारभासी, पारभाषक। कम प्रकाश पार होगा, तेल वाला कागज से प्रकाश कम पार होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा पारभाषक। जिससे प्रकाश धीरे धीरे पार हो, मतलब कम पार हो, पारभाषक होगा, ठीक है, सी नंबर। इसीलिए कहा गया कि प्रकाशिक माध्यम जो है 3 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है प्रकाशिक माध्यम मतलब प्रकाशिक वस्तु जिससे प्रकाश पार हो सके, तो 3 प्रकार के वस्तु होता है। एक पारदर्शक होता है जिससे कि प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाए, एक होता है अपारदर्शक जिससे प्रकाश एकदम पार नहीं हो, और एक होता है पारभाषक जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हो, धुंधला दिखाई पड़े। तो इसीलिए प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होता है। और तेल वाला कागज से प्रकाश थोड़ा थोड़ा ही पार होगा, इसलिए हम पारभाषक कहते हैं। तेल वाला कागज क्या है? पारभाषक है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार होगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, जब त्रिज्या ही कुछ नहीं होता है 0, तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, फोकस समतल दर्पण का त्रिज्या ही कुछ नहीं रहता है तो फोकस दूरी क्या होगा? अनंत हो जाएगा, है ना। क्योंकि फोकस दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? 1/r त्रिज्या, और त्रिज्या जब 0 रखेंगे तो 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो अनंत आएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान आकार के बने? बराबर आकार का बनने के लिए अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता त्रिज्या पर ही रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर ही रखा जाता है, सी पर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है, और काल्पनिक है तो सीधा प्रतिबिंब होगा, सीधा प्रतिबिंब, और हमेशा छोटा बनता है। छोटा मतलब हाश्रित बनता है, सीधा एवं हाश्रित प्रतिबिंब, सी नंबर। सीधा एवं हाश्रित प्रतिबिंब बनेगा मतलब छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और आवर्धित मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब, तो सी नंबर आंसर हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल का प्रयोग किया जाता है, कांच का भी प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है। लेंस बनाने के लिए जल का भी प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का भी किया जाता है, कांच का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी होगा, लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है।
प्लस में ही होता है उत्तल लेंस का। तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो उस लेंस की फोकस दूरी प्लस में 100 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि उत्तल लेंस का प्लस में होता है ना। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आंसर 100 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा कब? जब वास्तविक और समान साइज का बनेगा जब वस्तु हम अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखेंगे, है ना, तभी बनेगा वास्तविक और समान। जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि दिया हुआ अच्छा से ना, कि समान साइज का प्रतिबिंब बनाने के लिए बीम को उत्तल लेंस में कहाँ रखना चाहिए? तो उत्तल लेंस में फोकस के दुगनी दूरी पर रखेंगे। बी नंबर ऑप्शन। फोकस के दुगनी दूरी मतलब वक्रता केंद्र पर रखेंगे उत्तल लेंस में, तो समान साइज के मतलब समान आकार के वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण एवं लेंस का संभवतः क्या होगा? तो दर्पण में माइनस है तो अवतल दर्पण हो जाएगा, और लेंस में माइनस है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। सॉरी, यहाँ पर दोनों अवतल ही होगा। अवतल दर्पण और अवतल लेंस हो जाएगा, दोनों का माइनस इसीलिए होगा। अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों अवतल ही होगा। 1 नंबर आंसर है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ठीक है, और माइनस जो कब तब होता है जब दोनों अवतल दर्पण और अवतल लेंस हो दोनों, तो अवतल होगा। 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, दोनों नियम याद रखना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तथा दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटे sin r। sin i बटे sin r, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का। ठीक है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का। अब हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में किसी दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाएगा जब वो दर्पण अवतल दर्पण हो। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब
अवतल दर्पण में बनेगा। अवतल दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या करा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। आभासी मतलब काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। आभासी मतलब काल्पनिक होता है, सीधा होता है। बी नंबर समतल दर्पण में। 53 नंबर किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आवर्धित प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आवर्धित होता है मतलब बड़ा प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, 1 नंबर काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 55 किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा तो वह दर्पण होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा। आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा। आभासी मतलब काल्पनिक बनेगा, बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। काल्पनिक बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है। अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो काल्पनिक और बड़ा बनता है प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 57 गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। बी नंबर फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच का संबंध क्या होगा? तो F बराबर R/2। ऑप्शन नंबर 1 F बराबर R/2। क्वेश्चन नंबर 59 हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर 1 ए। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है अवतल दर्पण की, है ना। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है अवतल दर्पण की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है अवतल दर्पण की। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर 1 रोगियों की जांच करने के लिए डॉक्टर नाक, कान आदि गले की देखभाल करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पानी में कम हो जाएगा, ज़्यादा मुड़ जाएगा ना तो फोकस दूरी कम हो जाएगा। पानी में फोकस दूरी उत्तल लेंस की कम हो जाएगी, हवा में ज़्यादा हो जाएगा। तो बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक रहेगा तो उल्टा होगा, आवर्धित भी हो जाएगा तो वास्तविक उल्टा। ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा होगा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 65 उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कब? जब फोकस दूरी और
ध्रुव के बीच रखते हैं, ठीक है, तभी काल्पनिक बनेगा। फोकस दूरी से कम दूरी पर, कम दूरी पर, फोकस दूरी से कम दूरी मतलब फोकसांतर से कम दूरी पर रखेंगे तो उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, उल्टा। ऑप्शन नंबर सी, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 67। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है, फोकस दूरी या दुगनी फोकस दूरी के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा बनेगा। वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और बड़ा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वास्तविक और बड़ा, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।